हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे चैनल पर 11वीं क्लास की बायोलॉजी शुरू की गई है, जिसके एक चैप्टर हो चुका है। आज हम 11वीं क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 2 या अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर पिछले वाले टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालकर आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं है, ये दोबारा बताओ। मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपने करते हैं शुरू। और टॉपिक का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। हमने देख लिया था कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है और उनका वर्गीकरण किया कैसे जाता है। ये सारी बातें हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और गहराई में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया या किसने किया, वो सारी बातें हम देखेंगे। करते हैं शुरू। देखिए, सभ्यता के प्रारंभ में ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण में अनेक प्रयास किए थे। सभ्यता का मतलब क्या है? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री है चाहे राजस्थान हिस्ट्री है, जब आप इंडियन हिस्ट्री या राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर सभ्यताओं का जिक्र किया जाता है कि पुराने समय में लोग कैसे थे, कैसे उन्होंने चीजों का आविष्कार किया या कैसे वो मतलब अपने सर्वाइव करते थे। वो सारी बातें आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हो, कैसे वो खेती करते थे। तो वहीं साथ साथ मानव वहां पर जो रहने वाले लोग थे ना, वो वर्गीकरण भी करते थे, जीवों का, जंतुओं का, पेड़ पौधों का। लेकिन उनका जो वर्गीकरण करने का जो मापदंड था या जो उनका मानक था ना, वो वैज्ञानिक आधार नहीं था। यानी कि वो साइंटिफिकली वर्गीकरण नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ किस बात को आधार मानकर वर्गीकरण कर रहे थे? या तो सहज बुद्धि, ठीक है, जैसे भोजन को आधार मान लिया, वस्त्र को आधार मान लिया और आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं, वस्तुओं के उपयोगी आवश्यकताओं पर आधारित थे। उन्होंने आधार माना कि ये भोजन कैसे कर रहे हैं या भोजन में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, फिर कौन से वस्त्र पहन रहे हैं, कौन से आवास में रह रहे हैं। उन आधार पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का इन्होंने वर्गीकरण किया, जो कि एक सही नहीं था। इन प्रवासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों यानी कि वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अरस्तु भी आपको पता है पुराने समय के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने पहली बार जो वर्गीकरण पर प्रयास किया ना, इन्होंने वर्गीकरण पर पहली बार काम किया, तो इन्होंने वैज्ञानिक मापदंडों को आधार माना, साइंटिफिकली इन्होंने वर्गीकरण करना शुरू किया। इसलिए ही इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। ठीक है, उन्होंने पादपों को सरल आकारी की लक्षण, उन्होंने जब पादपों का वर्गीकरण किया तो उनके सरल या नॉर्मल आकार के लक्षणों को आधार, नॉर्मल उनके आकार को आधार मानकर और उनका वर्गीकरण किया कि वृक्ष अलग होंगे, झाड़ी अलग होगी और शाख अलग होगी। ठीक है, वृक्ष और शाख और झाड़ी अलग अलग होगी। आपको पता है वृक्ष बड़े होते हैं, झाड़ी उससे थोड़ी छोटी होती है और शाख उससे थोड़ा छोटा होता है। तो अरस्तु जी ने ये 3 भाग दे दिए। फिर उन्होंने पादपों का तो कर दिया, और जबकि जब प्राणियों की बात आई तो उन्होंने वर्गीकरण का आधार माना लाल रक्त कोशिकाओं को, आरबीसी को माना कि जिनके अंदर लाल रक्त पाया जाएगा उनको अलग रखेंगे, जिनके अंदर लाल रक्त नहीं पाया जाएगा उनको हम अलग रखेंगे। ये इन्होंने इतना काम कर लिया। ठीक है जी, तो इन्होंने पादप व जंतु जगत को अलग अलग कर दिया। इसके बाद में बारी आई, कुछ समय बीता, तो कुछ समय बीतने के बाद में एक वैज्ञानिक आए, लीनियस। कौन से? लीनियस, जिनका पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? कैरोलस लीनियस था। कैरोलस लीनियस, है ना। तो इन्होंने आपको पता है द्विनाम पद्धति भी दी थी। तो कैरोलस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति या द्विजगत प्रणाली विकसित की गई। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, द्विजगत प्रणाली किसने दी थी? तो कैरोलस लीनियस ने दी थी, जिसके क्रमशः उन्होंने प्लांटी को पादप जगत में और एनिमेलिया को जंतु जगत में वर्गीकृत कर दिया। कितने जगत बना दिए? प्लांटी पादप जगत और जंतु एनिमेलिया जगत बना दिए। उन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं उनको पादप जगत में रख देते हैं और जो जंतु हैं उनको एनिमेलिया जगत में रख देते हैं, बात खत्म। लेकिन बाद में उन्होंने 2-4 समस्याएं उनके सामने आ गई। उन्होंने लिखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक कोशिक, बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी और हरित शवाल, अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच में उन्होंने अंतर स्पष्ट करना या उनका विभाजन वो नहीं कर पाए। उनको नहीं पता लगा कि एक कोशिक को जंतु जगत में रखें, पादप कोशिका पादप जगत में रखें, बहुकोशिक को जंतु जगत में रखें या पादप जगत में रखें। फिर उनके सामने आ गई प्रोकैरियोटिक को कहां रखें, यूकैरियोटिक को कहां रखें, शवाल को कहां रखें, कवक को कहां रखें। ये इनके सामने प्रॉब्लम्स आ गई। तो जिन बच्चों को अभी ये 2 शब्द आपके लिए नए आए हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, पहले इन पर विचार करते हैं थोड़ा सा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या वास्तव में। चलिए देखते हैं।
यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को कहा जाता है ससीम केंद्र की, ससीम केंद्र की। वैसे तो मैं आपको ये करवा चुका हूं, लेकिन शब्द आ गया है तो हम दोबारा करें, असीम केंद्र की, असीम केंद्र की। देखो वहां पर मैं आपको दो, ये किसके प्रकार हैं, ये कोशिकाओं के प्रकार हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार है, तो कोशिका या तो यूकैरियोटिक होगी और या प्रोकैरियोटिक होगी। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका वाला चैप्टर अपना हो चुका है, जिन बच्चों को डाउट है वो कोशिका वाला चैप्टर देख सकते हैं जाके। तो यू का मतलब होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। केंद्रक विकसित होता है, ठीक है। अब केंद्रक विकसित है तो सीधी सी बात है, कोशिकांग भी पाए जाएंगे, कोशिकांग भी पाए जाएंगे, गुणसूत्र भी पाए जाएंगे, गुणसूत्र भी पाए जाएंगे। तो यह जो कोशिका होगी पूरी एक विकसित कोशिका है, विकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अब देखो नाम से, ससीम का मतलब होता है अच्छी केंद्रक यानी कि साफ सुथरा केंद्रक, असीम यानी कि साफ सुथरा केंद्रक न हो, असीम केंद्रक यानी कि अविकसित केंद्रक। यहां पर क्या होता है, केंद्रक अविकसित होता है। केंद्र क्या होता है, अविकसित, यानी कि केंद्र पूरा विकसित नहीं होता। अब अविकसित केंद्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अविकसित केंद्र का मतलब होता है कि इस पर केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, कोशिकांग भी नहीं पाए जाते, विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। इस प्रकार से जो कोशिका होती है वो अविकसित कोशिका हो जाती है, अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका की ये हो सकती है, ठीक है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब आपको मैं ये इसको ट्रिकली याद करना बताता हूं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है प्यारे बच्चों साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। वही कोशिका में होता है केंद्रक, तो केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है, कैरियो, क्योंकि लैटिन भाषा में कैरियो का अर्थ केंद्रक होता है, इसलिए कैरियोलॉजी। अब देखो, अब इसको तोड़ो, यू को बनाओ आप न्यू से, न्यू, कैरियो का मतलब केंद्रक, न्यू केंद्रक कोशिका यानी कि विकसित केंद्र कोशिका। नया केंद्रक बना है तो विकसित है या विकसित हो गया। इसके बाद में इसको तोड़ो, प्रो, प्रो को बनाओ आप पुराना, प्रो से अपने बोलते हैं प्रो घातिकाल, प्रो का मतलब पुराना, कैरियो यानी कि पुराना केंद्रक। ये ट्रिक ली है मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, प्रो का मतलब पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक मतलब अविकसित केंद्रक, अविकसित केंद्रक। इस तरीके से आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कर सकते हो। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया है क्योंकि इसमें पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में आ गया है, तो आप ऐसे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। इसके बाद में अगला है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिका क्या होती है, वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका से बना होता है। एग्जाम्पल अमीबा, लिख लेना भाई, अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, इस प्रकार के कुछ एक कोशिकीय जीव। अब बहुकोशिक मतलब बहु का मतलब होता है, ये वो वाली बहु नहीं है जो आप सोच रहे हो, बहु का मतलब होता है एक से अधिक। तो वे जीव जिनका शरीर
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे मानव। ठीक है, ये आपको दो बातें, एक कोशिका और बहुकोशिका की बातें समझ में आ गई है। क्लियर? चलिए इसको रफ करते हैं और एक दो बातें और कर लेते हैं। जो किसी भी जीव का निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है, यानी कि शरीर का संगठन, शारीरिक संगठन। अभी बता देता हूं, बाद में प्रॉब्लम आपको नहीं। शारीरिक संगठन, संगठन। तो ये शारीरिक संगठन होता है। जो छोटे जीव होंगे बिल्कुल सूक्ष्म, तो वो होगा कोशिका। कैसे? तो पहले कोशिका, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र, और तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ में आ गई। कोशिका को बोलते हैं सेल, ऊतक को बोलते हैं टिश्यू, अंग को बोलते हैं ऑर्गन, तंत्र को बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम बांट देंगे वो बड़ा, और शरीर को बोलते हैं बॉडी। इस तरीके से सिस्टमैटिक चीजें चलती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, उसी पर जहां पर अपने आए थे। लीजिए, पहुंच गए। पादपों तथा प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान व सरलता से समझने जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों में इनमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। वही बात आगे भी पता ही नहीं लग रहा था भी कौन से, कुछ के लिए संभव था, कुछ के लिए नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। यानी कि ये प्रणाली अपर्याप्त, यानी कि इससे काम नहीं चल रहा था। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या विकासीय संबंधों को परिसमित करने की आवश्यकता महसूस होने जाने लगी। समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में एक परिवर्तन आए, यानी कि इतने से काम नहीं चला कि पादप और जंतु जगत में रख दें। उसके सामने बाद में क्या क्या समस्या आई, तो ये दोबारा देखो। आधारित वर्गीकरण असमान में सरलता समझाने के बाद बहुत से जीवधारियों के इनमें किसी भी समझ लेगा। इसी कारण लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजात पद्धति अपर्याप्त सिद्ध होती। इसके अतिरिक्त और हमें क्या क्या चाहिए, हम वर्गीकरण के लिए आकार चाहिए। एक तो आकार भी, जीव का आकार कैसा है, उसके बाद उसमें कोशिका संरचना, कोशिका की संरचना कैसी है, फिर कोशिका संरचना भी दे दी। उसके बाद में कोशिका भित्ति के लक्षण, कोशिका भित्ति के लक्षण, ठीक है। उसके बाद में पोषण की विधि, क्या पोषण विधि की, वो पोषण कैसे कर रहे हैं, अपना भोजन का जीवन पर्याप्त कैसे कर रहे हैं। उसके बाद में आवास की, वो रह कहां रहे हैं। जनन की विधि कि वो लैंगिक जनन कर रहे हैं या अलैंगिक जनन कर रहे हैं, कि वो विकास कैसे कर रहे हैं, अपने सर्वाइवेशन को कैसे बढ़ा रहे हैं। इन सारी बातों को भी आधार वर्गीकरण में मानना, इसकी मतलब जरूरत पड़ने लगी। वर्गीकरण में जो द्विजगत प्रणाली थी ना, उसमें इनकी भी जरूरत पड़ने लगी, पर वो चीजें उसमें रखे कहां पर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन सारी बातों की जरूरत पड़ने लगी और वर्गीकरण पद्धति में परिवर्तन करने पड़े। पादप व प्राणी जगत के वर्गीकरण की इस कठिन पद्धतियों, जिसमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट हो रहे हैं। इनमें लक्षणों के अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या, उनके लक्षणों के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। अब अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना मत देंगे। उससे पहले अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपके लिए एक बात जरूरी है। उसके बाद में 3 जगत प्रणाली आई, 4 जगत प्रणाली आई, 5 जगत प्रणाली। अपने को पढ़नी है सिर्फ 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली। एक वैज्ञानिक आए, नाम याद रखना है, उस वैज्ञानिक जी का नाम था R.H. विहटेकर। क्या नाम था? R.H. विहटेकर। इन्होंने 5 जगत प्रणाली दी। ठीक है, 5 जगत प्रणाली दी। देखते हैं कैसे दी। उन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने 5 जगत तो बांटे ना, वो बांटे पहले कोशिका के आधार पर। कौन से आधार पर?
पहली बार इन्होंने जब 5 जगत प्रणाली बनाई तो इन्होंने बांटा कोशिका के आधार पर। चलो मैं आपको वापस 5 जगत प्रणाली समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद में अपने एनसीईआरटी पे आएंगे, 5 जगत प्रणाली आपको समझा देते हैं। लीजिए 5 जगत प्रणाली समझते हैं। 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली किसने दी थी भाई? सर RHV है टेक्कर ने दी थी, बिह टेक्कर ने दी थी, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि पहला आधार लेता हूं मैं कोशिका का प्रकार। क्या आधार लेता हूं? कोशिका प्रकार। कोशिका का प्रकार कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इन्होंने जब बनाया तो 2 भाग बनाए। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में रखा गया कौन से जीव को? मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूं और मतलब अच्छे कलर से। मोनेरा। मोनेरा कौन सा जगत? मोनेरा जगत, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा भी प्रोकैरियोटिक को तो चलो मोनेरा जगत में रख दिया, अब यूकैरियोटिक देख लिया। ये तो अविकसित कोशिकाएं मोनेरा जगत में, अविकसित कोशिकाएं आ गई। इन्होंने कहा अब मैं आधार लेता हूं एक कोशिक व बहुकोशिक। एक कोशिकीय या आधार लूं एक कोशिक और बहुकोशिक, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इतना तो मैंने आधार ले लिया, अब एक कोशिक में मैं रखूंगा, किसको रखूंगा? एक कोशिक में रखते हैं हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अब इन्होंने कहा कि ये तो फिर काम हो गया, बहुकोशिक में तो हो गया। अब इन्होंने कहा कि मैं पोषण का आधार लेता हूं। क्या आधार लूं? पोषण कि स्वकोशी है या विषमकोशी। कौन से? स्वकोशी है या विषमकोशी? स्वकोशी और विषमकोशी, स्वकोशी और विषमकोशी, ठीक है जी। स्वकोशी में इन्होंने रखा इसको, स्वकोशी में रखा इनको पादप जगत, पादप या प्लांटी, ठीक है। और विषमकोशी में फिर प्रॉब्लम होगी, तो इन्होंने कहा कि परपोषी और, अब मैं इनका आधार लूंगा परपोषी और परजीवी, दोनों अलग अलग है, बता चुका हूं मैं इसके बारे में। तो परपोषी में रखा इन्होंने कवक को, और सॉरी ये मिस्टेक होगी एक बार, परपोषी में परपोषी में रखा इन्होंने एनिमेलिया, एनिमेलिया, और परजीवी में रखा इन्होंने कवक। इस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण को समझाया। स्क्रीनशॉट ले लो भी, काम आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? पहले कोशिका का प्रकार, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक बना दिया, यूकैरियोटिक में एक कोशिक और बहुकोशिक, एक कोशिका में प्रोटिस्टा, बहुकोशिकीय में फिर स्वकोशी और विषमकोशी, स्वकोशी में पादप, विषमकोशी में फिर परपोषी और परजीवी, परपोषी में एनिमेलिया और परजीवी में कवक। इस प्रकार इन्होंने 5 जगत प्रणाली दे दी। तो कौन कौन से जगत है? 5 लिख देता हूं मैं एक बार, 5 जगत एक बार लिख देता हूं मैं। कौन कौन से? पहला है मोनेरा, पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत इन्होंने बनाए, और इन्हीं 5 जगतों को हम एनसीईआरटी में अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा। अब अपने वापस चलते हैं एनसीईआरटी पे अपनी। चलिए देखो, कोशिका का प्रकार, तो मोनेरा जगत में कोशिका प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। यहां पर कवक भी हो सकता है, ठीक है।
परेशान नहीं होना है। उसके बाद में कोशिका भित्ति, उसके बाद में कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति मुनेरा में सेल्यूलोज रहित बहुशर्कराइड और एमिनो अम्ल, सेल्यूलोज रहित, क्योंकि सेल्यूलोज रहित का मतलब होता है कि सेल्यूलोज मुनेरा की जो कोशिकाएं होंगी प्रोकैरियोटिक, तो कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सेल्यूलोज तो पादपों में पाया जाता है। ये देखो उपस्थित पादपों में उपस्थित सेल्यूलोज सहित, तो इसमें तो सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? बहुशर्करा और एमिनो अम्ल की, बस। उसके बाद में देखें प्रोटिस्टा में सेल्यूलोज कुछ में उपस्थित है, कुछ में है कुछ में नहीं है। फंजाई में उपस्थित होती है, सेल्यूलोज की नहीं होती, काइटिन की होती है। यहां पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या? पहला क्वेश्चन बनता है, यहां से मैं आपको दो क्वेश्चन निकाल के बताता हूं। पहला क्वेश्चन, पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई? बहुत बार करवा दिया मैंने, सेल्यूलोज की। पूछा गया क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सर काइटिन की। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस हैं और आपको पता है एनिमेलिया या स्तनधारियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके बाद में है केंद्रक झिल्ली, पढ़ भी आए हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, बाकी सारों में उपस्थित होती है। केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है। काय संरचना, अब सीधी सी बात है, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है, ये कोशिकीय। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय होता है तो कोशिकीय, इसमें बहुकोशिकीय अदृढ़ उत्तक। कवक में शरीर तो बहुकोशिकीय होता है लेकिन उत्तक वो अदृढ़ होते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तक भी होते हैं, अंग भी होते हैं और उत्तक तंत्र भी होता है। इसमें अंग, उत्तक भी होते हैं, अंग भी होते हैं और अंग तंत्र का भी शारीरिक संगठन इसका होता है। अब ये पोषण कैसे करते हैं प्रोकैरियोटिक वाले या मुनेरा वाले? तो स्वयपोषी होते हैं, रासायनिक संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परपोषी होते हैं, परजीवी मृतजीवी, यानी कि सभी जगहों पर पोषण प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में देखें तो प्रोटिस्टा स्वयपोषी भी है और परपोषी। प्रोटिस्टा जगत का ना एक एग्जाम्पल है, इसमें एक जीवाणु है या जो एक जीव है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है पादप जगत व जंतु जगत की योजक कड़ी। पादप जगत व जंतु जगत की योजक कड़ी, जंतु जगत की योजक कड़ी, ये इसे कहा जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, तो वो होता है आपका वायरस। उसके बाद में देखें परपोषी होते हैं कौन? कवक, पता ही है, मृत और परजीवी देख ही लिया। ये स्वयपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। इसके बाद में प्रजनन की विधि, इसमें संयुग्मन होती है, इसमें युग्मक सृजन, इसमें निषेचन होता है और बाकी सारों में निषेचन होता है। देखिए ये है आपका वर्गीकरण। अब देखिए वही बात, सन 1969, अभी थोड़े टाइम की बात है ना, R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत प्रणाली को विकसित किया गया। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया है। कोशिका संरचना का आधार है शारीरिक संगठन, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वर्तीय संबंध, उनके वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड थे, जो की तालिका मैंने आपको समझा दी और उससे पहले भी मैंने आपको स्लाइड में समझा दी। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों व धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के पादपों को के साथ रखा गया था। इससे पहले क्या किया गया था कि बैक्टीरिया को भी, नील हरित शैवाल को भी, कवक को भी, मांस को भी, फर्न को भी, जिम्नोस्पर्म एनिमो को किसमें रखा गया था? पादप में रखा गया था। किसमें रखा गया था? पादप जगत में ही रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित रहना एक समानता थी, क्योंकि इन सभी में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे के अलग थे। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होगी, क्योंकि धीरे धीरे वर्गीकरण बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, यानी कि इनके सामने प्रॉब्लम्स आई। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, भी बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, नील हरित शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, फंजाई के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है, मांस के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है, फर्न के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है और एंजियोस्पर्म के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है। इसलिए आपको इन्होंने पादप जगत में आपने रख दिया। लेकिन क्या ये सही है? इन्होंने कहा भाई क्या पता सही है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा
कि ये कोशिका भित्ति एक समानता है, लेकिन इसके और गुण भी बहुत हैं जो कि अलग है, इससे हमें इसको अलग करना होगा, इसलिए उनको अलग करना पड़ा। फिर जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की, जिसमें मुनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। एक अलग सिस्टम वर्गीकरण की प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि एक 6 जगत प्रणाली भी आ गई है। कौन सी? 6 जगत प्रणाली, लेकिन आप इसको पढ़ोगे उच्च कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में, बीएससी एमएससी करोगे तो। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है। यानी कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक के साथ ही जोड़ दिया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिकों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे प्रकोष्ठों को हरित पादपों जैसे स्वकोशिक के बीच में भेद नहीं किया गया। ये प्रॉब्लम्स आई इनके सामने। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हरित पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि कवकों को और पादपों को इन्होंने मिक्स कर दिया, तो ये बात सही नहीं है। ये इनके सामने प्रॉब्लम्स आई गई। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मुनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, जो मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लेमाइडोमोनास व क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के शैवाल में रखा गया था। क्लोरेला को पहले पादप शैवाल में रखा गया था। देखो एक नाम मुझे याद आ गया यहाँ पर, क्लोरेला। क्लोरेला है ना आपका एक शैवाल होता है। क्या होता है? आपका एक शैवाल होता है। और यह शैवाल होता है ना, इसे अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, भोजन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। भोजन के लिए प्रयुक्त करते हैं कौन? अंतरिक्ष। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 90 से 95% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी याद में रख लेनी है। पैरामीशियम व अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा, इसके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में एक जीवधारी को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले पद्धतियों में अलग अलग रखा गया। इसका वर्गीकरण मापदंडों के परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार परिवर्तन भविष्य में भी हो सकता है। तो लक्षणों और विकसित संबंधों के हमारी समय से समझदार में निर्भर समय के साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिक इकाई के जनन और संबंधी समस्याओं पर आधारित हो, बल्कि जीवात्मक और विकासीय प्रवृत्ति पर भी आधारित हो। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो मैंने आपको पहले 5 जगत प्रणाली समझाई थी ना, वो सारा विस्तार इसमें दे दिया, भी इस तरीके से दिया गया। आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी व एनिमेलिया जगत को अलग से हम अध्ययन 2 अलग अलग अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम इस चैप्टर में हम एक तो मुनेरा जगत को पढ़ेंगे, एक प्रोटिस्टा जगत को पढ़ेंगे और एक फंजाई जगत को पढ़ेंगे। पादप जगत को हम अलग से पढ़ेंगे और एनिमेलिया जगत को भी हम अलग से पढ़ेंगे। ये इन्होंने बातें बताई है। ठीक है, तो आज आपको वर्गीकरण का मैंने समझा दिया है और देखते हैं। चलो बाकी हम करेंगे कल हम शुरू करेंगे हमारा मुनेरा जगत। आज मैंने आपको 5 जगत प्रणाली बता दी है, तो वो आप इस क्लास को देखना। आप ऑलरेडी हो और मतलब पढ़े हुए सारी चीजें, और वैसे अगर फिर भी आपको नहीं समझ आए तो पीछे वाली क्लासेज आप देख के आ जाना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।